Hey everyone, this is Monica, and in today's lecture we will study about the whole process of gametogenesis. Let us start now. Gametogenesis, as the name suggests, is the process of formation of gametes. The primary sex organs, the testes in the males and the ovaries in the female produce gametes, that is sperms and ovum respectively. Sperms produced by the testes and ovum produced by the ovaries. अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स तो जो मेन सेक्स ऑर्गन्स हैं जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरीज हो गए, लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में जैसे जो असेसरी डक्ट्स आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं, जैसे मेमरी ग्लैंड एक सेकेंडरी ऑर्गन है लाइक दिस. ओके, तो the primary sex organs, the testes in the males and the ovaries in the female produce gametes, that is sperms and ovum respectively, by the process called gametogenesis. In testes, the immature male germ cells, that is spermatogonia, produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. अब spermatogenesis process of formation of sperms start कब होती है? ये start होती है puberty पर. ठीक है, puberty से start होती है. और जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं जैसे कि जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया 2n, वो क्या करती हैं? मियोसिस से स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं एट पुबर्टी. द स्पर्मेटोगोनिया present on the inside wall of the seminiferous tubules multiply by the mitotic division and increase in numbers. सबसे पहले क्या होता है, जो मदर सेल्स होती है ना, वो अपना खुद का ही नंबर इंक्रीज करती हैं विद इन द seminiferous tubules. और कैसे खुद का नंबर अगर इंक्रीज करना है तो कैसे कर सकती हैं? माइटोटिक डिवीजन से करेंगी और अपनी ही खुद की कॉपीज बनाएंगी पहले, ताकि उनका नंबर बढ़ सके. और ईच स्पर्मेटोगोनियम, अब वो मदर सेल क्या करेगी? वो डिप्लॉइड है और वो उसके अंदर क्या है? 46 chromosomes हैं. Now some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis. अब क्या है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया थी, उन्होंने माइटोसिस से अपना नंबर इंक्रीज किया. अब उनमें से सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, periodically undergoes meiosis. अब वो कुछ उनमें से क्या करेंगी? मियोसिस शो करेंगी. तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लोइडी लेवल क्या है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लोइडी लेवल है 2n, वो मियोसिस शो करते हैं. ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, दैट इज रिडक्शन डिवीजन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लोइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो 2n है, मियोसिस से बनाती हैं टू इक्वल हैप्लोइड सेल्स, जिन्हें बोलते हैं हम secondary spermatocytes, which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. Okay, तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो आगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन शो करते हैं और उनसे क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है. द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्म्स, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. ओके, अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? जो स्पर्मेटिड्स बने थे वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स के अंदर, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स had become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. अब मैं आपको इसका थोड़ा सा होल दोबारा से समझाती हूँ कि देखो, सबसे पहले क्या था कि जो मेल गैमीट मदर सेल्स थी, जिन्हें हम बोल रहे थे स्पर्मेटोगोनिया, वो माइटोसिस शो करती हैं और अपना नंबर इंक्रीज करती हैं. उनमें से कुछ सेल्स क्या करती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्म में मियोसिस शो करती हैं, दैट इज रिडक्शन डिवीजन, और टू इक्वल हैप्लोइड सेल्स बनाती हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं. इसका प्लोइडी लेवल 2n, इसका हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का n. एंड अब क्या है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये सेकंड मियोटिक डिवीजन शो करते हैं और स्पर्मेटिड्स बनाते हैं. ये स्पर्मेटिड्स होते हैं ना, ये क्या सेल्स हैं? ये हैं राउंडेड सेल्स जो स्पर्मेटिड्स हैं. और बाद में ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या है? स्पर्मेटोजोआ के अंदर
ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस और वो क्या बना लेते हैं, पर्टिकुलर एक जर्म सेल्स। ओके, ये है हमारा पर्टिकुलर स्पर्मेटोजोआ। तो ये राउंडेड सेल से स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू पर्टिकुलर स्पर्मेटोजोआ बनता है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है और स्पर्मिएशन क्या है। अब स्पर्मियोजेनेसिस तो हो गया कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ का बनना, लेकिन जब स्पर्मियोजेनेसिस हो गया उसके बाद में क्या है, जो ये हमारे ये एक पर्टिकुलर स्पर्म बन गया, ये स्पर्म क्या करता है, जो ये सर्टोली सेल्स होती हैं उनके अंदर ये अपना हेड पियर्स करता है। अब हेड पियर्स करता है, क्यों करता है, क्योंकि सर्टोली सेल्स उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म्स को, और बाद में सर्टोली सेल्स से और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फाइनली रिलीज कर दी जाते हैं स्पर्म्स। किस प्रोसेस के थ्रू, वाया द स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो होती है स्पर्मिएशन। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस। एंड अब हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये हमें सेक्शनल व्यू दिखा रखा है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो देखो सबसे पहले क्या होती हैं, जैसे ये हमारी बेस है, तो सबसे पहले अंदर है स्पर्मेटोगोनियम, मदर सेल्स हो गए। अब मदर सेल्स ये 2n है, स्पर्मेटोगोनियम ये क्या है, हमारी 2n है। और जो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हमारे इसके स्पर्मेटोगोनियम के माइटोसिस से बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो इसका प्लोइडी लेवल भी क्या है, 2n है। ठीक है, अब इसके अंदर मियोसिस से हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो इसका प्लोइडी लेवल हो गया n। और फिर स्पर्मेटिड क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्मेटिड का स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो अब ये सारे क्या हैं, अब पेपर में क्वेश्चन आता है, ये वाली सेल है स्पर्मेटोगोनियम, इनके ऊपर क्या लाई कर रही हैं, जैसे जस्ट स्पर्मेटोगोनियम्स के ऊपर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब इनके ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली सेल्स ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गए, और फिर ये वाले हमें राउंडेड सेल्स जो दिखा रखे हैं वो हुए स्पर्मेटिड, और फिर ये फाइनली क्या बना लेते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। ओके, और सर्टोली सेल्स, ये वाली जो सेल्स हैं ओवल शेप सेल्स, ये वाली ये क्या है, सारी सर्टोली सेल्स है फॉर द न्यूट्रिशन के लिए, ये हमें इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी स्पर्मेटोजोआ को। स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ puberty due to significant increase in the secretion of गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है GnRH, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ऑन पुबर्टी, पुबर्टी पर हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है, और ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे 2 गोनेडोट्रोपिन्स सिक्रेट होते हैं। जो कौन कौन से गोनेडोट्रोपिन्स, एक तो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH, एंड एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि गोनेडोट्रोपिन का एग्जाम्पल बताओ, तो अपा क्या करते हैं, एक तो ऑप्शन दिया होगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक होगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एक होगा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और नीचे ऑप्शन दे देंगे बोथ B एंड C। तो क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH को क्या बोला जाता है, गोनेडोट्रोपिन्स बोला जाता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है GnRH। GnRH क्या करता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है 2 गोनेडोट्रोपिन्स दैट इज LH एंड FSH। अब LH का काम क्या है, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है ऑन लेडिग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स पे, एंड स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। हमने लेडी सेल का फंक्शन पढ़ा था ना, तो ये LH जो है यही उस फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। अब एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि एंड्रोजन्स है टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है, यही आगे फर्दर स्टिमुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, स्पर्म फॉर्मेशन को। FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, ठीक है, सर्टोली सेल्स पे कौन एक्ट करता है, लेडिग सेल्स पे LH एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे FSH एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट करता है FSH सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स सिक्रीट होते हैं सर्टोली सेल से, जो प्रोसेस जो हमारी स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस है, मतलब जो स्पर्मेटिड से हम स्पर्मेटोजोआ बना रहे थे वो प्रोसेस है, उसमें लेडिग सेल्स सर्टोली सेल्स हेल्प करती हैं वाया सम फैक्टर्स, और FSH उन फैक्टर्स को स्टिमुलेट करता है। ओके, एंड अब हम पढ़ते हैं डायग्राम या फिर एक पर्टिकुलर टिपिकल स्पर्म का की अपीयरेंस कैसी होती है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज ए, अब जैसे कि ये हमें डायग्राम दिखा रखा है, तो इसका हेड रीजन होता है, फिर नेक हेड हो गया,
फिर नेक, फिर एक पार्ट है बीच में मिडल पीस, दिस इज मिडल पीस, और पीछे का जो पार्ट है दैट इज टेल। हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। अब हेड का जो पोर्शन है उसका जो टर्मिनल पार्ट है वहां पर क्या है, एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम। ओके, और जो पीछे का पार्ट है यहाँ पे एक बिग न्यूक्लियस है कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। टिप पे क्या है, एक्रोसोम है, एंड देन हेड रीजन में क्या है, न्यूक्लियस है कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, लार्ज न्यूक्लियस। यहाँ पे जो नेक है यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। और जो मिडल पीस है यहाँ पे हमारा स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यहाँ पे दिखा भी रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग के लिए, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। स्विमिंग कहाँ पे होती है, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ना उनके अंदर स्पर्म्स क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ओके, और उनके लिए उसे एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो टेल है वो एक उसी स्विमिंग में हेल्प करने के लिए एक एक्सेसरी स्ट्रक्चर है। Okay, and let us examine the structure of the sperm. It is a microscopic structure composed of a head, neck, middle piece and a tail, and a plasma membrane envelops the whole body of the sperm. अब हमने ये देखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरे आउटसाइड पूरे के ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन elongated haploid nucleus and the anterior portion of which is covered by a कैप लाइक स्ट्रक्चर। हेड का जो एंटीरियर पोर्शन है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, ये वाला पार्ट। और ये क्या है, हमारा एक्रोसोम है। द एक्रोसोम अब क्यों जरूरी है, देखो, एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स होते हैं दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो एक्रोसोम में क्या है, पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और द मिडल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं। एंड अब जो यहाँ पे जो डाटा पढ़ेंगे ना हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperms during a single coitus, and of which for normal fertility at least 60% of the sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility. अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो नॉर्मल एक सिंगल इजैकुलेशन में क्या होता है, लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेशन से सिक्रीट होते हैं। लेकिन क्या है, इनमें से 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स में से एटलीस्ट 60% स्पर्म्स का साइज एंड शेप क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और उन 60% में से जो 200 एंड 300 का जो 60% है जिनका शेप एंड साइज नॉर्मल है, उन 60% में से ही 40% की मोटिलिटी, विगोरस मोटिलिटी कम से कम होनी चाहिए फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये 40% है, ये पार्ट है इसी 60% का, ये पार्ट इस 100% का पार्ट नहीं है, ये इसी 60% का पार्ट है 40%। इस पूरी लाइन में आप दोबारा पढ़ो इसे। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility at least 60% of the sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them इनमें से must show vigorous motility. Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts, जो हमने epididymis और पढ़ी. Secretions of the epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for the maturation and motility of the sperms. अब ये क्या बोल रहा है कि सिक्रीशन कहाँ से भी होती है, सिक्रीशंस होती हैं एपिडिडाइमिस की, वास डेफरेंस की, सेमिनल वेसिकल की, प्रोस्टेट की। ये असेंशियल है स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए एंड मोटिलिटी के लिए। ओके, अब हमें ये तो पता है कि सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करेंगे क्योंकि ग्लैंड है, प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड है, ये सिक्रेट करेगा। लेकिन एपिडिडाइमिस, अब वास डेफरेंस एक ट्यूब है, लेकिन फिर भी इसने मेंशन कर रखा है कि इसमें से भी कुछ सिक्रीशंस होती हैं जो मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी को सपोर्ट करती हैं। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कंस्टिट्यूट द सीमन। अब सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स, उसे बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स इज इक्वल टू सीमन। अब सीमन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सीमन की, सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म्स दैट इज सीमन। ओके, and the function of male accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones. एंड्रोजन्स हैं, इनका मेन फंक्शन है, यही इन डक्ट्स और ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं। The process of formation of a
अब हमने फीमेल गैमीट दैट इज स्पर्मेटोजोआ का होल फॉर्मेशन हमने स्टेप वाइज पढ़ लिया, और इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे मैंने आपको साथ साथ में उनको अच्छे से बताया भी है। बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको एनसीईआरटी को एक तरह से समझ के और अच्छे से ग्रैब कर लेनी है सारी एनसीईआरटी की नॉलेज। ओके, एंड अब हम पढ़ते हैं oogenesis के प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज oogenesis विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होती है। सबसे पहला पॉइंट जो oogenesis है वो क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज व्हेन ए कपल ऑफ, यहाँ पे क्या दिख रखा है, ए कपल ऑफ मिलियन मतलब 2 मिलियन गैमीट मदर सेल्स दैट इज oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फिटल ओवरी। तो डेवलपमेंटल स्टेज एम्ब्रियोनिक लाइफ में 2 मिलियन गैमीट मदर सेल्स दैट इज oogonia आर फॉर्म्ड इन सिंगल ओवरी। तो टोटल कितने 4 मिलियन सेल्स हो गए oogonia। एंड नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्थ के बाद में कोई oogonia नहीं बनते हैं, ठीक है। एंड दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट दिस स्टेज। ये सेल्स क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। अब मियोसिस में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या है, प्रोफेज होती है, और प्रोफेज 1 में ये टेम्परेरली अरेस्ट हो जाती हैं oogonia, ठीक है। एंड जो टेम्परेरी अरेस्टेड सेल होती हैं एट द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन, उन सेल्स को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी oocytes बोलते हैं, ठीक है। अब ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड ए प्राइमरी फॉलिकल। और जब प्राइमरी oocyte के बाहर क्या है, वो कुछ लेयर्स आ जाती हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स की, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में oogonia बने, कितने बने, 2 मिलियन इन ईच ओवरी, लगभग 4 मिलियन हो गए डेवलपमेंटल स्टेज में टोटल। और बाद में क्या हुआ, बर्थ के बाद में सिंगल oogonia का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, जो oogonia होते हैं वो कुछ थोड़ी बहुत डिवीजन करते हैं और वो अरेस्ट हो जाते हैं प्राइमरी oocyte की स्टेज में, जो कहाँ पे अरेस्टेड होती है, प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन, ठीक है। And each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called a primary follicle. And large number of these primary follicles degenerate होते हैं during the phase from the birth to the puberty. अब birth से puberty के बाद में ये primary follicles है, कुछ बहुत ज्यादा इनमें से क्या होते हैं, degenerate होते रहते हैं, ठीक है। एंड जब puberty पे जब एज, पुबर्टी की एज पे जब फीमेल ऑर्गेनिज्म पहुंचता है, तब क्या होता है, ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। अब पेपर में ना क्वेश्चन, ये मैं आपको इस वर्ड पे क्यों फोकस कर रही हूँ, ईच ओवरी में इसने मेंशन कर रखा है कि 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स है, मतलब बोथ ओवरीज में लगा लो आप 1,20,000 to 1,60,000 primary follicles in each ovary. नहीं, sorry, in both ovary at puberty. The primary follicles get surrounded by more layers of the granulosa cells and a new theca and are called secondary follicles. अब secondary follicle में क्या होता है, primary follicle में तो वैसे एक सिंगल लेयर ही होती है ग्रेनुलोसा सेल की, यहाँ पे भी लिख रखा है इसने ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। लेकिन जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा लेयर्स होती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की, और एक नया थीका की फॉर्मेशन होती है, ओके, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। एंड द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए टर्शियरी फॉलिकल में डेवलप होता है। टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है टर्शियरी फॉलिकल में, और जिसे हम बोलते हैं एंटरम, ओके। तो टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे एंट्रम बोलते हैं। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू, जो थीका डेवलप हुआ था सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज पे, वो क्या है, वो ऑर्गेनाइज हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल के लेवल पे आता है। तब कैसे ऑर्गेनाइज हो जाता है, एक इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज दैट एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its meiotic division. अब क्या पढ़ा है हमने, कि जो प्राइमरी oocyte था जो हमारा कैप्चर हो चुका था प्रोफेज 1 की मियोटिक डिवीजन में, टेम्परेरली अरेस्ट हो चुका था, वो टर्शियरी फॉलिकल की स्टेज जब आ जाती है तब क्या करता है, वो अपनी
कंप्लीट करता है मियोटिक डिवीजन को। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो प्राइमरी oocyte है वो अपनी मियोटिक डिवीजन को कौन से फॉलिकल में कंप्लीट करता है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्शियरी फॉलिकल, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो ये आंसर हो गया टर्शियरी फॉलिकल। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड अब क्या है, जब वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है तो वो कैसी डिवीजन होती है, ये एक अनइक्वल डिवीजन होती है एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए हैप्लोइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होती है टर्शियरी फॉलिकल की स्टेज में, तब वो डिवीजन होती है अनइक्वल डिवीजन होती है। एक तो हैप्लोइड सेकेंडरी oocyte बनता है और एक टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, क्योंकि जो पोलर बॉडी है ना वो एक तरह से बाद में डीजेनरेट हो जाती है, तो वो साइज में स्मॉल इसलिए होती है क्योंकि वो अपना सारा साइटोप्लाज्म है ना वो सेकेंडरी oocyte को दे देती है। और साइटोप्लाज्म का क्या फायदा है, साइटोप्लाज्म में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सेकेंडरी oocyte उन पे वो सेल है वो सर्वाइव कर सकती है। ओके, एंड आगे हमें बता रखा है द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट इज साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। ओके, क्योंकि जो हमारा हमने पढ़ा है ना अभी अभी जस्ट कि जो पोलर बॉडी बनती है वो बहुत ही स्मॉल इन साइज में बनती है। ओके, एंड अब इसका क्या एडवांटेज है ऐसा, तो इसका एडवांटेज हो गया कि साइटोप्लाज्म ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी oocyte को मिलेगा और जिससे उसे ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं। एंड बाद में ये क्या है, ज्यादातर केसेस में फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो डीजेनरेट कर जाती है। अब एट प्रेजेंट वी आर नोट, अब हमें इतना हम सर्टेन नहीं है, पोलर बॉडी पे इतनी ज्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई हैं, लेकिन क्या है द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अब ये टर्शियरी फॉलिकल है ये बाद में कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। और जो सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte जो हमने टर्शियरी फॉलिकल के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो चुका है टर्शियरी फॉलिकल के लेवल पे, वो क्या करता है एक नई मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है अपने सराउंडिंग, दैट इज जोना पेलुसिडा, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं। जो सेकेंडरी oocyte क्या है वो एक मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है अपने सराउंडिंग जिसे जोना पेलुसिडा बोलते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, जोना पेलुसिडा कौन सिक्रीट करता है, तो वो सिक्रीट करता है सेकेंडरी oocyte खुद सिक्रीट करता है अपने ही सराउंडिंग। ओके, The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte और secondary oocyte को बोला जाता है ओवम। प्राइमरी oocyte को हम ओवम नहीं बोल सकते। अब क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है कि ओवम किसको बोलते हैं, ओवम होता है सेकेंडरी oocyte। ओके, एंड ये सेकेंडरी oocyte के रिलीज को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब मैं आपको पहले इसको थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ एक बार कि सबसे पहले क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है लाइफ का, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, तब ए कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल्स oogonia आर फॉर्म्ड इन ईच फीटल ओवरी एंड नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। मतलब लगभग 2 मिलियन इन ईच एंड टोटल 4 मिलियन गैमीट मदर सेल्स बनते हैं इन बोथ ओवरी, लेकिन बर्थ के बाद में कोई भी oogonia ऐड नहीं होते हैं। और ये oogonia क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिवीजन को और एंटर कर जाते हैं प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन, और प्रोफेज 1 पे ही अरेस्ट हो जाते हैं टेम्पोरेरली। उन्हें क्या बोलते हैं, हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। और ये प्राइमरी oocyte क्या है, अपने सराउंडिंग एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं और उससे क्या बोल देते हैं हम, जब प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल डेवलप हो जाती है तो क्या है उसे हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। और ये फॉलिकल्स क्या करते हैं, जब हम मतलब बर्थ से पुबर्टी का जब तक इतना टाइम पीरियड होता है, लगभग 13 ईयर्स लगा लो लाइफ के, तो तब ये कुछ डीजेनरेट हो जाते हैं और मिलियन ऑफ नंबर से ये ओनली बचाते हैं पुबर्टी पर। 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. Okay, and the primary follicles get surrounded by more layers आ जाती हैं और एक थीका डेवलप होता है secondary follicles के अंदर। और जो secondary follicles है वो टर्शियरी follicle में जब डेवलप हो रहा होता है तब उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप होती है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। और थीका लेयर है वो किसमें डिफरेंशिएट हो जाती है, थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि जो प्राइमरी oocyte है ना विद इन द, अब टर्शियरी follicle के अंदर क्या था, जो हमारा प्राइमरी oocyte था, जो वहां पे फॉलिकल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये अलग है और oocyte है वो उनके अंदर जो है वो अलग है। ठीक है, oocyte कितने हैं, oocyte प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte 2 ही हैं, लेकिन फॉलिकल्स हम 3 लेवल पे बनाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब जो टर्शरी लेवल पे आता है जब भी तभी हमारा जो प्राइमरी oocyte जो होता है वो अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है जहां पे वो पहले अरेस्ट हो चुका था। ठीक है, और ये डिवीजन जो होती है मियोटिक डिवीजन ये क्या है,
अनइक्वल होती है, और एक क्या बनता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, और एक टीनी पोलर बॉडी बनती है। ज्यादातर साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte के अंदर होता है क्योंकि न्यूट्रिशन उसे मिल सकता है। और जो टर्शरी फॉलिकल था जिसके अंदर अब हमारा सेकेंडरी oocyte है, वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर हो जाता है। और जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो यही ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देता है। लेकिन जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही जब तक सेकेंडरी oocyte होता है ना, तब वो क्या करता है, एक जोना पेलुसिडा की कवरिंग अपने सराउंडिंग सिक्रीट कर लेता है, और ओव्यूलेशन से यही सेकेंडरी oocyte विद द कवरिंग ऑफ जोना पेलुसिडा रिलीज हो जाता है, और जिसे हम ओवम बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte को ही ओवम बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड होल ऑफ द प्रोसेस। एंड अब हम पढ़ते हैं डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द ओवरी। ये हमें ओवरी दिखा रखी है एक पर्टिकुलर, क्या है ओवरी का स्ट्रक्चर होता है ना, वो ओलमंड शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, और यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स दिखा रखी हैं, ये वेन दिखा रखी है, वेन एंड आर्टरीज ये हो गए। और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में यहाँ पे ये वाले होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं। और बाद में यहाँ पे क्योंकि देखो सिंगल लेयर्स थी यहाँ पे सेल की, तब ये, और जब ये मल्टीपल लेयर्स बनने शुरू हो जाते हैं तब ये सेकेंडरी फॉलिकल। ये हमारा टर्शरी फॉलिकल है क्योंकि इसके अंदर हमें क्या दिखा रखी है, एक कैविटी। और टर्शरी फॉलिकल का एनलार्ज साइज जब होता है वो ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल पूरा मैच्योर हो चुका है ग्राफियन के स्टेज में, और ये फिर रप्चर होके ओवम सिक्रीट करता है। और जो रेमनेंट होता है ग्राफियन फॉलिकल का, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी भी फंक्शनल इंपॉर्टेंस है इन द प्रेगनेंसी। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गई ओवम की, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा, जिससे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो बैलेंस रहेगा और मेंस्ट्रुएशन को इनहिबिट करेगा। एंड जिससे कि जो यूट्राइन ब्लड वेसल्स हैं वो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन से, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। ओके, एंड अब हम पढ़ते हैं फ्लो चार्ट्स को, स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड oogenesis के फ्लो चार्ट्स। अब इन फ्लो चार्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वही सारी प्रोसेस है। सबसे पहले क्या हुआ था, स्पर्मेटोगोनिया थी, माइटोसिस से डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई, 2n से 2n का फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, ये 2n है, और यहाँ पे भी ये क्या है, 2n है। अब 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, इसकी फ्लोइडी लेवल हो गई n। और इसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू डिफरेंशिएशन करते हैं और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं। सभी की फ्लोइडी लेवल क्या है, n, एंड ये भी ऑल्सो n, सॉरी यहाँ पे n। ओके, पुबर्टी के ऊपर ये सारी प्रोसेसेस स्टार्ट होती हैं, पुबर्टी के ऊपर। अब यहाँ पे दिखाओ, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 46 क्रोमोसोम का नंबर है, इसमें क्या है 23 है, इस लेवल पे 23, नीचे तक 23 क्रोमोसोम का नंबर है। ये हमें डिवीजन दिखा रखा है। ओके, सबसे पहले क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया थी, वो माइटोसिस से क्या करती हैं, अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। तो ये एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, और बाद में यही क्या फर्दर कन्वर्ट होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, इनके अंदर मियोटिक डिवीजन से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, और उनके अंदर से स्पर्मेटिड्स एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ बने। और इसी तरह से हमें सेम प्रोसेस होती है, मतलब कुछ क्वाइट बिट ऊगोनिया जो हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर डेवलप हो चुके थे, वो माइटोसिस से डिफरेंशिएशन करते हैं और प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट करते हैं। और प्राइमरी oocyte क्या है, वो मियोटिक डिवीजन प्रोफेज पे ही अरेस्टेड फॉर्म होती है, और जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही होती है, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और वो अपनी मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्राइमरी oocyte अपनी मियोटिक डिवीजन को कब कंप्लीट करता है, तो जब जैसे ही सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा होता है उससे जस्ट प्रायर क्या होता है, उसकी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन गेट कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओके, और सेकेंडरी oocyte को ही हम आगे ओवम बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी oocyte के अंदर जब माइटोसिस होता है तो एक सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होती है और ओवम का फॉर्मेशन करती है। ओके, ये सेकंड पोलर बॉडी बनती है सेकेंडरी oocyte के अंदर जब माइटोसिस होता है तब। और ये हमारी फीटल लाइफ थी, फिर बर्थ से पुबर्टी तक ये डीजेनरेट होते गए, और अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये वाले इवेंट्स हुए। आई होप यू अंडरस्टैंड होल ऑफ द प्रोसेस, and all of this makes sense, and thank you guys for your patience, and we will
start our next topic, that is menstrual cycle, in the next video. And thanks for watching. If you like it, please subscribe my channel and share this video with your friends and colleagues. Thank you very much.